स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इंटेलिजेंस एजेंसीज खुफिया जगत के बारे में जानने के लिए जो एक क्यूरियोसिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है सभी के मन में। खासकर हमारे कमेंट सेक्शन में, मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जब मैं देखता हूं तो लोग कहते हैं कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं सीक्रेट सर्विस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, लेकिन कैसे करें, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है। ये इसलिए है क्योंकि आप लोगों के अंदर देशभक्ति बहुत ज़्यादा है और आप देश के लिए सर्व करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सीक्रेटिव रखा जाता है, सीक्रेटिव रखना पड़ता है, और उसकी वजह से ये जो प्रोसेसेस हैं ये बताए नहीं गए। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी ओपन है, पब्लिक डोमेन में है, सामने है, कई सारी रिपोर्ट्स में निकाला गया है, उनके ऊपर पेपर्स लिखे गए हैं। वो इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे कि आखिर कैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अंदर ना सिर्फ भारत की CIA, मोसाड, GCHQ, MI6, MI5, रॉ, IB, इन सब में कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हुआ, किस तरह से इसमें लोगों को लिया जाता है, रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज आपको पता चलने वाली हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है और ख़ासकर ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि आखिर क्या एक प्रोसेस रहा है अब तक, किस तरह से उसमें चेंजेस आए हैं, क्यों चेंजेस लाए गए हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अंदर। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं, वहाँ हम बातचीत करेंगे और इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान है वो आपके हमारे बीच में लगा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो सबसे पहले बात करेंगे CIA की, अमेरिका की, USA की इंटेलिजेंस एजेंसी। CIA जिसे कहा जाता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। CIA के रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात की जाए तो 1940s से ये रिक्रूटमेंट इनका शुरू होता है, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 1947 में ऑफिस ऑफ स्ट्रैटेजिक सर्विसेज, OSS जिसे कहा जाता है, इसमें से ही निकाल के CIA को बनाया गया। CIA का OSS में से ही जन्म होता है। उस समय की बात की जाए तो तब रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो था वो पूरी तरह से अलग होता था। स्टार्टिंग फेज में यूनिवर्सिटीज़ से, स्पेशली जो आईवी लीग कॉलेजेस हैं, हार्वर्ड उसमें आता है, येल उसमें आता है, प्रिंसटन कॉलेज उसमें आता है, तो यहाँ से जो कैंडिडेट्स थे उनको लिया जाता था। इन कॉलेजेस में सीनियर ऑफिसर्स जो थे CIA के, रिक्रूटर्स के तौर पर जाया करते थे और वहाँ पर जाके टैलेंट को स्पॉट किया जाता था। कई सारे इनिशियल जो भी आप CIA के ऑपरेटिव्स को देखते हैं आज, जिनका नाम आपको पब्लिकली पता है, वो इन्हीं कॉलेजेस से आते हैं। इसके अलावा CIA ने US के कई सारे इंटेलेक्चुअल जाइंट्स को, कई सारे ऐसे लोगों को जो कि इंटेलेक्चुअली बहुत ही एक तरह से अच्छा काम कर रहे हैं US के अंदर, उन सभी को टारगेट किया। उन सभी को CIA में वेरियस पोजीशंस पर पोस्टिंग्स दी, जिनमें एग्जांपल्स के तौर पर आप देखिए जैसे प्रोफेसर विलमोर कैंडल है, प्रोफेसर शेरमन कैंट है, जो 1940s और 50s में एनालिसिस डेस्क के लिए उनको अपॉइंट किया गया। मिडिल मैनेजमेंट में CIA के अंदर वो है। इन लोगों का जो बैकग्राउंड था वो भले ही एकेडमिक था, लेकिन इनकी एनालिटिकल स्किल्स की CIA को उस समय पर ज़रूरत थी, क्योंकि अपने इनिशियल फेज़ में CIA आगे बढ़ रहा था उस समय पर। करीब एक दशक के बाद अब आते हैं 1960s पर। 1960s में CIA ने अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कुछ चेंजेस किए थे। इसे आप ऐसे समझिए और एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ ही आपको अब यहाँ पे समझाया जाएगा। CIA के एक वेल नोन फेस रॉबर्ट गेट्स, जिन्हें 1965 में इंडियाना यूनिवर्सिटी से CIA के रिक्रूटर्स ने स्पॉट किया था। वहाँ पे कुछ टैलेंट रिक्रूटिंग टीम गई CIA की उस कॉलेज में, इंडियाना यूनिवर्सिटी में, वहाँ से इनको स्पॉट किया गया था। उन्हें सिलेक्ट करने के बाद CIA ने आगे की ट्रेनिंग और पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर किया। यानी ये एक पैटर्न आप देखिए कि पहले आप जब एक स्टूडेंट को रिक्रूट करते हैं, उसको टैलेंट उसका स्पॉट कर लेते हैं, उसके बाद आप जो उसकी आगे की पढ़ाई बची हुई है या जो आगे उसकी ट्रेनिंग होगी उसके लिए आप उसको स्पॉन्सर करते हैं। CIA की तरफ से ही वो पूरा खर्चा जाता था। तो रॉबर्ट गेट्स के साथ भी यही हुआ। रॉबर्ट गेट्स ने CIA की स्पॉन्सरशिप में मिलिट्री ट्रेनिंग ली। उसके बाद 1968 में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद, जब वो उनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद 1968 में उन्होंने ऑफिशियली CIA को ज्वाइन कर लिया था। और बाद में यही स्पॉटेड टैलेंट 1991 से 1993 तक CIA के यंगेस्ट डायरेक्टर बने थे रॉबर्ट गेट्स। ये वो यंगेस्ट डायरेक्टर थे जिन्होंने 5 US प्रेसिडेंट्स के अंडर काम किया। बाद में उनको देखा गया कि US के अंदर डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बनाया गया। अब यहाँ से आप ये समझिए कि ये CIA का एक पैटर्न आपको समझ आ रहा होगा। CIA हमेशा से चाहता था कि लॉन्ग टर्म डेडिकेटेड लोग, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म हायर्स या फिर डेपुटेशन पे आने वाले लोग यहाँ CIA के अंदर काम करें। अब जो पैटर्न इस समय पे है उसमें आप ये नोटिस करेंगे, अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसमें आप ये नोटिस करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल से हटके, यानी कि कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में जो लोग होते हैं उनसे हटके, कैसे CIA ने कई सारे ऐसे लोगों को अलग अलग वेरियस फील्ड से रिक्रूट किया जो कि कुछ और ही काम कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें CIA में लाया गया और बाद में वो बहुत ही बड़ी पोजीशन पे, इनफैक्ट द टॉप मोस्ट पोजीशन CIA की, CIA चीफ बने आगे जाके। ये 3 एग्जांपल्स आपको बताते हैं।
1980s तक ये सारी चीज़ें हुई। 1980s तक CIA के 3 ऐसे चीफ रहे, जिसमें पहले थे विलियम कैसी जो 1981 से 87 तक चीफ रहे। इसके पहले थे रिचर्ड हेल्म्स, वेल नोन स्पाई मास्टर, आप सभी उनके बारे में जानते होंगे अगर आपने हमारी सीरीज़ देखी, एपिसोड्स देखे। ये रहे 1966 से आई थिंक 1973 तक CIA के चीफ। और इसके बाद विलियम कॉल्बी जो कि 1973 से 75 तक CIA के चीफ रहे थे। इन तीनों के बारे में आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पहली चीज़ तो इन तीनों की प्रोफाइल्स अलग थी, ये आते किसी दूसरी फील्ड से थे। तीनों ने ही जब इनका टेन्योर रहा तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रिफाइन किया है। केसी के बारे में बात करें तो पहले वो एक लॉयर हुआ करते थे, उसके बाद में US नेवी के ऑफिसर बने, उसके बाद उन्होंने OSS को ज्वाइन किया, जिसके OSS वही जिसके अंदर से CIA का बाद में जन्म हुआ है 1947 के बाद। इन्होंने OSS में काम किया, लेकिन जब ये CIA के चीफ बने, जब इनको CIA में रिक्रूट किया गया था, आगे जाके प्रमोट हुए, उन्होंने अपने टेन्योर में फोकस किया रिक्रूटमेंट प्रोसेस में डाइवर्स टैलेंट के ऊपर। यानी कि जिस तरह से वो एक लॉयर थे, यहाँ से उन्हें लाया गया तो देखा गया कि केसी ने कई बार ये ऐसे ऑपरेटिव्स को हायर किया CIA के अंदर जो कि अलग अलग वेरियस फील्ड से होते थे। उनके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए और वो लॉन्ग टर्म CIA के साथ काम कर सकते हैं नहीं। तो ऐसे कई सारे CIA ऑपरेटिव्स को केसी के टेन्योर में लाया गया। बात करें हेल्म्स की, रिचर्ड हेल्म्स, वो एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे। प्री वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के पहले वो लंदन में यूनाइटेड प्रेस के साथ काम करते थे। उसके बाद OSS में शामिल हुए, वहाँ से ही उनको OSS में शामिल कर लिया गया था। बाद में CIA में आए। उन्होंने अपने टेन्योर के अंदर इंटेलिजेंस को प्रोफेशनलाइज कैसे किया जाए, यानी कि ऐसे लोगों को लाया जाए, एक तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बने CIA के अंदर, साथ ही साथ में जो लोग आ रहे हैं वो ये समझें कि कैसे हमें काम करना है विद अंडर द हायरार्की, हमें कैसे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, रूल्स के अकॉर्डिंगली काम करना है। इसके बाद तीसरे जो शख्स हैं कॉल्बी, उनकी बात करें तो वो प्रिंसटन के स्टूडेंट हुआ करते थे। अब जैसे हमने आपको बताया कि शुरुआत में कैसे CIA ने रिक्रूटमेंट किया था, जो आईवी लीग कॉलेजेस अलग अलग थे, हार्वर्ड, येल, प्रिंसटन, यहाँ से स्टूडेंट्स को लिया जाता था। तो इसका जीता जागता एग्जाम्पल कॉल्बी थे। कॉल्बी जब CIA के चीफ बने, उसके पहले ये इनको हायर किया गया था, प्रिंसटन के एक स्टूडेंट हुआ करते थे, वहाँ से कोलंबिया से बाद में फिर उन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन भी अपनी की, तो लॉयर भी थे। बाद में इसके बाद ये OSS का हिस्सा बने थे और फिर वो OSS से शामिल हुए CIA में। CIA के जब चीफ बने तो उन्होंने स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को CIA में स्ट्रॉन्ग किया था। ये देखा गया उनके टेन्योर में, उस 2 से 3 साल का जो उनका टेन्योर रहा था, कि किस तरह से हमें अब वर्ल्ड लेवल पर एक ऐसा काम करना है कि CIA की जो इमेज है वो ना सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग हो, बल्कि इसके जो ऑपरेटिव्स हैं वो पूरे दुनिया भर में अलग अलग जगह फैलें और स्ट्रैटेजिकली हम उनसे काम कराएं, कैसे हमें अलग अलग देशों में इन्हें सेटल कराना है। तो ये देखा गया कि कॉल्बी के ये जो शख्स थे, इनके टाइम पर ये काम पूरा हुआ था। इन सभी ने, ये जो 3 चीफ रहे CIA के 1980 से पहले, इन्होंने कॉमनली कुछ बातों पर, कुछ फैक्टर्स पर ध्यान दिया था और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के या खुफिया जगत के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था कि जो नए रिक्रूट्स आए उनके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। CIA ने कुछ स्पेशलाइज स्किल्स के ऊपर, जैसे कि जिनमें लैंग्वेजेस, जो भी रिक्रूट आएगा वो अगर किसी कंट्री में जाता है, जो भी इनकी टारगेट कंट्रीज़ हैं, उनकी लैंग्वेजेस इनको आनी बहुत ज़रूरी है जो नए रिक्रूट्स आएंगे। दूसरी चीज़, कल्चरल नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस एरिया की, उस कंट्री के बारे में, वहाँ पे किस किस तरह के अलग अलग कल्चर्स हैं, किस तरह के लोग हैं, वो कितने डिफ्रेंशिएट हैं, एक दूसरे से कितने अलग हैं, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ थी टेक एक्सपर्टीज़, यानी कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही थी 1980s के बाद से, जिस तरह से एक बहुत ही बड़ा एक बूम देखा गया है टेक्नोलॉजी का, देखा गया CIA के द्वारा कि वो लगातार जोर डालते थे अपने नए रिक्रूट्स पर कि आपको टेक एक्सपर्टीज़ आपकी अच्छी करनी पड़ेगी, आपको उसमें अव्वल होना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके काम भी आने वाली थी जो आजकल हम देख रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग जो नए ऑपरेटिव्स थे उनको रिक्रूट किया जाता था CIA में। अब आते हैं 1990s में। 1990s में कुछ बहुत ही अलग हुआ था। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के इतिहास में भी ऐसा बहुत एक तरह से पहली बार CIA के अंदर हुआ था, इससे पहले शायद UK में हो चुका था। हुआ क्या था कि CIA ने रिक्रूटमेंट को, ऑपरेटिव्स के रिक्रूटमेंट को पहली बार पब्लिक कर दिया था। सितंबर 1999 की ये बात है जब द इकोनॉमिस्ट एक मैगजीन में, न्यूज़पेपर में एक जॉब का एडवर्टाइजमेंट निकलता है विद सैलरी, जिसमें बताया गया था कि CIA के इस पोजीशन पर ऑपरेटिव्स चाहिए, ये सैलरी होगी, ये जॉब रोल होगा, ये पूरा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। ये पहली बार हो रहा था जब CIA ने इस तरह की एक जॉब पोस्ट की थी पब्लिकली सभी के सामने कि अब आप जो पब्लिक है, आम जनता है US की, वो अप्लाई कर सकती थी CIA के अंदर। अब समय जब आगे बढ़ा, 2005 आया और चेंजेस करने शुरू किए CIA ने अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर। जुलाई 2005 में ये सामने आता है कि CIA ने अपनी वेबसाइट के ऊपर CIA.gov एम्प्लॉयमेंट पर
और उसके अलावा फेडरल जॉब पोस्ट जो पोर्टल है यूएस का usjobs.opm.gov, इन पर ओपनली वैकेंसीज को एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे डायरेक्टली जॉब को पोस्ट किया जाता है CIA के सीक्रेट ऑपरेटिव्स के, और उसके साथ यहाँ पे लोग अप्लाई करते थे, जो आम जनता है यूएस की, उसमें से फाइनली जो फिल्टर किया जाता था लोगों को कि किसको लेना है और किस तरह से उसका आगे इंटरव्यू होगा, कैसे टेस्ट होंगे, क्या ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये जो चीज़ थी एक नई तरह की चीज़ थी जो कि अपनी वेबसाइट पर प्रॉपरली ये जॉब को पोस्ट करते थे, फ्रेशर्स के लिए भी, सिर्फ डेपुटेशन पर जो लोग आने वाले हैं उनके लिए नहीं, फ्रेशर जो फ्रेश कैंडिडेट है उसके लिए भी। जुलाई 2005 में कुछ इस तरह की जॉब थी जो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं। सीनियर इंटेलिजेंस एनालिस्ट की एक जॉब को पोस्ट किया गया, सैलरी लिखी हुई थी $1,14,882 एनुअल सैलरी। और डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट के लिए एक और नोटिफिकेशन इस तरह की जॉब पोस्ट की गई थी जिसमें लिखा था डिप्टी डायरेक्टर फॉर टेक्निकल सर्विसेज। इस पोस्ट के लिए जो सैलरी थी एनुअल सैलरी $1,49,200। तो ये इस तरह की एडवर्टाइजमेंट लगातार वेबसाइट्स पर आने लगे थे। ये सारी जॉब जो होती थी वो जनरल शेड्यूल GS जॉब्स के लिए होती थी, और साथ ही साथ कैंडिडेट जो थे यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई करके CIA में दाखिला ले सकते थे, एंट्री कर सकते थे। CIA ने यूथ को टारगेट करने के लिए भी कई सारे काम किए टाइम के साथ। स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम्स और ग्रेजुएट स्टडी प्रोग्राम्स जो थे वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, जो इनकी टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ थी, हमने आपको शुरुआत में बताया आईवी लीग कॉलेजेस में, हार्वर्ड, येल, प्रिंसटन में, इस तरह के प्रोग्राम्स को शुरू किया जिसमें स्टूडेंट्स को फंडिंग मिलती थी उनकी पढ़ाई के लिए। CIA वो पूरी फंडिंग देता था, और उसके बाद में ये ज़रूर एक प्रॉमिस होता था कि अगर हम आपको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं आपकी आगे की पढ़ाई के लिए, आपको स्पॉट कर लिया गया है, तो बाद में आपको यहाँ से निकल के ऐसा नहीं कि आप कहीं और काम करने लगे, आपको CIA के साथ ही काम करना है। एक कमिटमेंट, एक डेडिकेशन ज़रूर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। ये क्लियर था कि CIA यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो हायर्स होते हैं, डेपुटेशनिस्ट होते हैं, उनको अवॉइड करता था हमेशा से। उसका फोकस था लाइफ लॉन्ग पैशन के साथ, डेडिकेशन के साथ जो लोग हैं इंटेलिजेंस के लिए, जो फुल ऑन डेडिकेशन के साथ काम कर सकें CIA के लिए, US के लिए, एक तरह से उनके अंदर US के प्रति जो देशभक्ति है वो होनी चाहिए। तो इस पर मेनली CIA का पूरा फोकस रहा है। अब बात करते हैं हमारी सेकंड इंटेलिजेंस एजेंसी की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपका सपना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, IAS IPS बनना, तो आप स्टडी IQ को ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पे हम हमेशा से आपकी तैयारी को आसान बनाते हुए, मजबूत बनाते हुए आ रहे हैं। हमारे लेटेस्ट जो कोर्सेज़ हैं वो जल्दी शुरू होने वाले हैं, क्लासेस शुरू होने वाली हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज़ दिख रहे हैं इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक नंबर है, वहाँ पे भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो लिंक है उस पर क्लिक करके डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं इस पूरे कोर्स को। प्राइस जो आपको दिख रहा है उस पर भी एक बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप VJ Live कोड लगाते हैं। VJ Live ये आपका कोड है, इसको याद रखिएगा। आप इसको लगाएंगे, अपनी तैयारी को मजबूत तो बनाएंगे ही, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मिलती हैं। तो अब शुरुआत करते हैं अपने एपिसोड की। तो इस कड़ी में अगला नंबर आता है UK का। UK की इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे कि MI5, MI6, GCHQ, इनकी अब बात करते हैं। UK की इंटेलिजेंस एजेंसीज में क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो ये रिक्रूटमेंट सिस्टम इनका रहा वो काफ़ी ऑटोनॉमस था। ये हमेशा से देखा गया है कि UK सिविल सर्विसेज के जो जनरल चैनल्स हैं उन पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, ना ही MI5, ना MI6, ना ही GCHQ। सबसे पहले बात करेंगे हम MI5 की। MI5 सिक्योरिटी सर्विस जो कि UK की डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए उसके ऊपर UK डिपेंड है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि UK के अंदर डोमेस्टिकली जो जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, जैसे भारत में IB है तो आप इस तरह से उसे समझ सकते हैं। MI5 की रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है पहले काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव था। इसका एक आइकॉनिक एग्जांपल इस तरह से आप समझ सकते हैं, सामने एक रियल लाइफ एग्जांपल, स्टेला रेमिंगटन जो कि 1967 में नई दिल्ली में, भारत के अंदर नई दिल्ली में थी, क्योंकि उस समय पर उनके जो पति थे वो भारत में ब्रिटिश हाई कमीशन के अंदर दिल्ली में फर्स्ट सेक्रेटरी की पोजीशन पे थे। वो यहीं रहती थी अपने पति के साथ। लेकिन इसके बाद यहाँ से जब वो UK जाती हैं, UK जाने के बाद कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि स्टेला रेमिंगटन को आने वाले समय में आगे जाके ही MI5 में रिक्रूट किया जाएगा। और ना सिर्फ रिक्रूट किया गया, बाकी बहुत बड़ी पोजीशन पे गई हैं। खैर उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। स्टेला रेमिंगटन ने जब ये बाद में रिटायर हुई हैं MI5 से, उन्होंने अपनी बुक में एक बुक लिखी, ओपन सीक्रेट, 2001 में इसको पब्लिश किया गया था। उसमें उन्होंने बताया पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में MI5 के। उन्होंने कहा कि 1960s और 70s तक MI5 का जो रिक्रूटमेंट था वो टैलेंट स्पॉटर्स, वही सिविल सर्विसेज के जो इनसाइडर्स थे उनके थ्रू होता था। यानी कि जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स हुआ करते थे UK के अंदर, उनके कुछ नोन लोग भी इसमें शामिल होते थे, उनको लिया जाता था, या फिर टैलेंट स्पॉट किया जाता था अलग अलग कॉलेजेस में जाके। ये भी चीज़ देखी गई। कई बार सड़कों से टैलेंट को स्पॉट किया गया, ये भी UK की MI5 के लिहाज से।
दावा सामने आता है। लेकिन ये सिस्टम जो था, ये जो सिस्टम था, ये उतना सक्सेसफुल रहा नहीं। ये भी उन्होंने अपनी उस बुक में लिखा है कि सिस्टम उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। टैलेंट स्पॉटर्स जो थे, उनका जो हिट रेट था एक तरह से, वो बहुत ही लो था। मतलब वो प्रॉपर, शायद उनके पास वो विजन नहीं था कि वो उस शख्स को प्रॉपरली पहचान लें कि ये MI5 के लिए सही है भी या नहीं। कहीं ना कहीं यही बताया गया कि ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच जो थी, उससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। कि कई बार जो सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं, वो उसमें उतने ज़्यादा उन्हें महारत हासिल नहीं है, फिर भी अगर उन्हें वो टास्क दे दिया जाता है किसी को कल्टिवेट करने का, किसी एसेट को या किसी ऑपरेटिव को निकालने का, तो वो उसमें उतनी खूबी से, वो बखूबी वो काम नहीं कर पाते हैं। खैर, ये सारी चीज़ें चली, लेकिन 1980s तक MI5 ने थोड़ी अपनी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाई। असली गेम चेंजिंग इनका समय आया MI5 का, जब 1996 और 1997 में क्या हुआ था। इस समय पर, इस समय से ही MI5 ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ओपनली वैकेंसीज़ को डालना शुरू कर दिया था। mi5.gov.uk, इस पर वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज़ किया जाता था। कैंडिडेट्स अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते थे, और सीनियर मैनेजमेंट के लिए भी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, वो उसे एक प्रोसेस बना दिया गया था कि जो सीनियर मैनेजमेंट है वो भी अब यहीं पे इनके जो जॉब हैं वो वेबसाइट पे डाले जाएंगे। स्टेला रेमिंगटन जो थी, वो ना सिर्फ उनकी, क्योंकि बात करनी चाहिए क्योंकि एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है किस तरह से कितना सीक्रेटिव था स्टार्टिंग में, और बाद में उसको पब्लिक डोमेन में ला दिया MI5 ने। स्टेला रेमिंगटन ना सिर्फ MI5 में रिक्रूट हुई थी, बल्कि 1991 से 1996 तक MI5 की पहली वुमेन चीफ भी रही हैं। पहली महिला चीफ बनाया उनको, जिस लेडी को बहुत ही सीक्रेटिवली 60s में 70s में रिक्रूट किया था MI5 ने। उन्होंने अपनी बुक में, स्टेला ने, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस में मोटिवेशन और परफॉर्मेंस की असेसमेंट को एक बड़ा चैलेंज बताया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है, उस समय पर नहीं था, जो 60 और 70s की इन्होंने अपनी बुक में बात की है। उन्होंने बताया कि उस समय पर मोटिवेशन लोगों के अंदर MI5 में बहुत एक बड़ा चैलेंज था कि उससे कैसे निपटा जाए। दूसरी चीज़, परफॉर्मेंस का असेसमेंट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सीक्रेसी की वजह से बाहर के मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते थे, उसको अडॉप्ट कर पाना मुश्किल था। MI5 का फोकस इस वजह से उस समय पर रहता था कि कैसे मेरिट बेस्ड हायरिंग की जाए, मतलब लोगों को ऐसे निकाला जाए कि जो फुली फंक्शनड हों, फुली स्पेशलाइज्ड स्किल्स जो हैं वो उनके पास में मिल जाए हमें, जिससे कि हमें इन चैलेंजेस को फेस ना करना पड़े। और बाद में ये देखा भी गया, इस समय पर भी जो हायरिंग होती है, जो रिपोर्ट्स हैं, जो पेपर्स लिखे गए हैं, उसमें बताया गया है कि स्पेशलाइज्ड स्किल्स जो कि कल्चरल नॉलेज होनी चाहिए, लैंग्वेजेस, टेक सेवी होने चाहिए लोग, इन सभी को MI5 में लिया जाता है। अब बात करेंगे MI6 की। MI6 लेकिन अब 1997 से अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चेंज करता हुआ आया। उसने यहाँ से इसमें थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लाई। और ये क्यों लाया गया था? क्योंकि 1997 ये वही साल था जब MI5 ने जो अपनी रिक्रूटमेंट है उसको वेबसाइट्स पर डालना शुरू कर दिया, ऑपरेटिव्स को वहाँ से सिलेक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन इस समय भी MI6 के जो लोग होते थे उनको सिलेक्ट करने के लिए, उन कैंडिडेट्स को अब भी उन्हें पोस्टल एप्लीकेशंस जो थी उनके थ्रू ही अप्लाई करना होता था। वेबसाइट पे अगर कभी एक आध कोई पोस्टिंग डाल दी जाती है तो उसके लिए भी जो एप्लीकेशन थी बाद में उसमें लिखा जाता था कि पोस्टल एप्लीकेशंस जो हैं इस पते पर आपको, इस एड्रेस पर भेजनी है। तो ये सारी चीज़ें थी। MI6 का फोकस इस टाइम जो है वो रहता है मेनली ऑपरेटिव्स के ऊपर, जो कि हाई रिस्क मिशंस को हैंडल कर सकें। इस समय जो जिन लोगों को लिया जाता है उसमें मेन फोकस ये रहता है, उसमें सीक्रेसी उन लोगों के अंदर होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली अगर आप वर्ल्ड रिलेशंस को देखें यूके के बाकी कंट्रीज़ के साथ में, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं GCHQ की। शायद ही आपने इसका नाम सुना हो, लेकिन इसको भी एक सीक्रेट सर्विस के तौर पर यूके में देखा जाता है। गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स इसे कहा जाता है, GCHQ जो सिग्नल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के लिए जानी जाती है। उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस समय पर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है। अभी वो लोग भी अपनी वेबसाइट्स पर ऐड देते हैं। आप देखें 1990s के बाद से GCHQ ने अपनी वेबसाइट के ऊपर वैकेंसीज़ को लिस्ट करना शुरू कर दिया है। ये लोग टैक्स सेवी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ही अपने GCHQ में लेते हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ करते हैं। एक तरह से उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि साइबर इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस का काम जो है वो ही कोर है GCHQ का, वो काम ही इसी पर करता है। तो इस वजह से टैक्स सेवी लोगों को प्रायोरिटाइज यहाँ पे किया जाता है। GCHQ के जो एड्स हैं उनमें मेन फोकस होता है कि कटिंग एज टेक स्किल्स जो है वो जिसकी अच्छी है, क्रिप्टोग्राफी जो जानता है, जो एनालिटिकल थिंकिंग जिसकी अच्छी है, उसे ले लिया जाएगा। यूके की इंटेलिजेंस एजेंसीज ओवरऑल हमने तीनों का आपको बता दिया है। इनके बारे में आप एक बार ओवरव्यू देखिए कि 1990s से रिक्रूटमेंट को पहले ट्रांसपेरेंट, उसके बाद फिर मेरिट बेस बनाया, ओपन एड्स देने लगे अपनी वेबसाइट पर, ऑनलाइन एप्लीकेशंस को इनवाइट किया जाने लगा कि लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं वो अपनी एप्लीकेशन भेजें, बाद में उनको टेस्ट किया जाएगा। MI5 और GCHQ
वेबसाइट बेस्ड हायरिंग जो है उसको करते हैं, जबकि MI6 जो है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव है, फॉरेन इंटेलिजेंस को संभालता है, तो वो थोड़ा सीक्रेटिव अपनी पोस्टल जो एक प्रोसेस है कि पोस्टल एड्रेस का आपको मतलब जो है दे दिया जाएगा, वहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। लेकिन फिर भी इन तीनों का जो फोकस है वो स्पेशलाइज स्किल्स के ऊपर है, सीक्रेसी के ऊपर, डेडिकेशन लोगों की जो कितनी ज़्यादा है उसके ऊपर रहता है। तो ये थी कहानी UK की तीनों इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की। तो अब बात आती है मोसाड की। आप सभी जानते हैं इजराइल की खुफिया एजेंसी है, वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसी कहा जाता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में गिना जाता है, शुमार है। मोसाड के बारे में ये भी बात सभी जानते हैं कि अगर कोई एक बार इजराइल में कुछ करता है तो हज़ारों किलोमीटर दूर जाके भी दूसरे देश में वहाँ से भी अपना बदला लेकर आती है मोसाड, उसके जो ऑपरेटिव्स हैं। मोसाड की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसको समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, एक एक्सट्रीमली सीक्रेटिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनका था। सबसे पहले इनकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जब 1952 से 63 तक आइसर हेरल, जिनका निकनेम था आइसर द लिटिल, क्योंकि उनकी हाइट जो थी वो काफ़ी कम थी, इस तरह की बात सामने आती है इजराइल के अकॉर्डिंगली, तो उन्हें आइसर द लिटिल कहा जाता था। आइसर मोसाद के जिस समय पर चीफ थे, उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक पॉलिसी बनाई थी, और ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी हुआ करती थी कि कोई भी वॉलंटियर आएगा ही नहीं मोसाद में, वॉलंटियर जो है उसको अलाउ ही नहीं किया जाएगा मोसाद में। आइसर हेरल वो व्यक्ति थे जिन्होंने एडोल्फ इचमेन को 15 सालों तक ट्रैक किया और फाइनली 15 सालों के बाद जाके पकड़ा था। एडोल्फ इचमेन वही जो नाजी पार्टी का ऑफिसर था हॉलोकॉस्ट में, जिसने करीबन 6 मिलियन ज्यूज़ का जहाँ पे नरसंहार हुआ था हॉलोकॉस्ट में, उसका एक तरह से मेन ऑर्गेनाइज़र था। तो उसको 15 साल, उसके पीछे 15 साल तक लगे रहे आइसर हेरल, और फाइनली जाके उसको पकड़ लिया था। तो ये वो शख्स थे। तो जब तक इनका टेन्योर रहा, उन्होंने अपने टेन्योर में मोसाद की रिक्रूटमेंट को मेरिट बेस्ड रखा। उन्हें कोई मतलब नहीं था किसी को वॉलंटियर पे रखा जाए, सीनियरिटी या कनेक्शंस कहीं कोई लगाए अपने, तो उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। उनका मेन था कि ना ही सीनियरिटी के बेसिस पे हम किसी को कोई बड़ा टास्क देंगे, ना ही किसी के कनेक्शन के बेसिस पे। इसके बाद आइसर हेरल के बाद 1950 से जो 60 से 1990s का जो समय चला है, करीबन 40 सालों तक का, इस बीच में मोसाद का रिक्रूटमेंट जो था वो टैलेंट स्पॉटर्स या फिर सर्विंग पर्सनल्स जो थे, जो उस समय पर थे, उनके रिलेटिव्स के थ्रू होता था। एक क्लोज्ड सीक्रेटिव सर्कल में ये बताया जाता है मोसाद का एक सीक्रेटिव सर्कल था, जिसके थ्रू, जिसमें कई सारे ऐसे पर्सनल्स थे जो कि मोसाद में उस समय बड़ी पोजीशंस पे थे, या फिर इजराइल के कुछ बहुत ही नामी ऐसे लोग जो गवर्नमेंट में अपना बड़ी दखल रखते थे। तो इस सीक्रेटिव सर्कल के थ्रू ही लोगों को चुना जाता था, उनको रिक्रूट किया जाता था। 1980s से 1990s में मोसाद का सिस्टम इस समय तक भी, इस पूरे 10 साल के बीच में भी वैसा रहा। लेकिन 1990s के बाद ये जो समय आया, 1998 वो साल बताया जाता है जब एहुद बराक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय पर देश में कुछ चीज़ें देखी गई, कुछ दिक्कतें आई कि कुछ इंटेलिजेंस फेलियर्स को देखा गया। इस समय पब्लिक ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए कि हमारी मोसाद जो है, इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, वो क्या कर रही है, किस तरह से लोगों को उसमें रखा जा रहा है, लोग क्या इनकॉम्पिटेंट हैं, क्या लोग सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। और यहीं से मोसाद के जो रिक्रूटमेंट थी उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी लाई गई। प्रेजेंट सिनेरियो ये है, जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि www.mossad.gov.il पे डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इजराइल के निवासी हैं, और मे बी वो बाहर से शायद ही किसी को लेते हो, बट जी, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं मोसाद के लिए और वहाँ पे सीक्रेट ऑपरेटिव बनने के लिए। लेकिन एप्लीकेशंस जो हैं वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के थ्रू ही हैंडल होती हैं, मतलब यहीं से होके जाती हैं। कंट्रोल जो है वो अभी टाइट बना रखा है मोसाद ने अपना। मोसाद का मेन फोकस जो ऑपरेटिव्स के लिए होता है वो होता है उनकी लैंग्वेजेस के ऊपर, उनका हाई प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं या नहीं, उनकी फिटनेस कैसी है, इसके ऊपर। शॉर्ट टर्म बेस जो हायर्स होते हैं, जो शॉर्ट टर्म आना चाहते हैं, डेपुटेशन पे आना चाहते हैं, इन लोगों को मोसाद बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और शायद ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो उसको अव्वल एजेंसी बनाता है, जो रिपोर्ट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो अब आते हैं हमारे प्यारे भारत की RANW रिसर्च एनालिसिस विंग और IB पर। पहले रॉ की बात करेंगे। देखिए, आप लोग कई बार कहते हैं कि RANW बोलिए, रॉ मत बोलिए, लेकिन एक फ्लो जो है आप सभी जानते हैं वो RANW है, रिसर्च एनालिसिस विंग है, लेकिन सभी लोग उसको रॉ भी बोलते हैं, RANW भी बोलते हैं। तो आपको जो उचित लगता है आप वो सुनिएगा, हम यहाँ पे फ्लो के लिए उसको रॉ बोल सकते हैं। रॉ की रिक्रूटमेंट जो है उसकी स्टार्टिंग जो थी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल समय पर रॉ को शुरू किया गया था। जब 1968 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने
और साथ ही साथ उन्होंने टास्क दिया जो फाउंडिंग फादर्स थे रॉ के, रामेश्वरनाथ काव सर, आर.एन. काव सर और के. शंकर नायर सर, जो उनकी डेप्यूटी हुआ करते थे आर.एन. काव के। इन्होंने जब रॉ को बनाया, उसका विजन जो था ये था कि बेसिकली ये कोई सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं रह जाए। मेन काम सबसे बड़ा ये था कि रॉ किसी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की तरह बिहेव ना करे, ना ही उसके अंदर जो लोग हैं वो उस तरह से काम करें, और ये इसका फंक्शन जो हो वो पूरी दुनिया भर की जो अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे भी अव्वल होना चाहिए। ये आर.एन. काव सर का विजन था। आर.एन. काव का कहना था कि टैलेंट कहीं से भी लाया जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज हों, भारत में उस समय पर IAS IPS की जो पोजीशंस हैं, जो अलग अलग डिप्लोमेटिक पोजीशंस हैं, चाहे वहाँ से लाया जाए या फिर आउटसाइड बाहर से लाया जाए, टैलेंट जो है वो किधर से भी लाया जा सकता है। शुरुआत में जब रॉ बना था उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो से यानी कि IB से जो IPS ऑफिसर्स थे उनको लेटरल एंट्री दी गई। लेटरल एंट्री पर उनको बड़े बड़े पदों पर रॉ में पोस्टिंग दी गई, वो वहाँ पे रहे। लेकिन उनके पास ऑप्शन होता था कि आप चूज़ कर सकते हैं आप कहाँ पे किस जगह पे रहना चाहते हैं, किस पोजीशन पे रहना चाहते हैं, किस पोस्टिंग पर रहना चाहते हैं, और साथ में उसके अलावा स्क्रीनिंग के थ्रू उनको जस्ट ले लिया जाता था। शुरुआत में IB से काफ़ी सारे ऑफिसर्स को, IPS ऑफिसर्स को रॉ में शामिल किया गया, क्योंकि उस समय पर लोगों की कमी थी। सडनली आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसके बाद आपको उसमें जब फिलअप करने हैं लोग, जब उसमें आपको लोग लाने हैं, तो आपके सामने एक बड़ा टास्क होता है, एक बड़ा चैलेंज होता है। यही भारत के सामने, रॉ के सामने चैलेंज था। लेकिन इसके बाद रॉ ने अपना खुद का एक कैडर बनाया। 1971 से रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विसेज RAS के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना शुरू होते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें पहले रिटर्न एग्जामिनेशन, पर्सनैलिटी टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट और फिर इंटरव्यूज़ होते थे। 1971 से 77 तक काफ़ी लेटरल एंट्रेंस जो थे वो आ चुके थे रॉ के अंदर। लेकिन यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी सामने आती हैं। देखिए, ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कई बार ये सामने आके कई सारे पुराने फॉर्मर रॉ ऑफिसर्स भी बताते हैं कि इनके अकॉर्डिंग और उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे रिलेटिव्स और कुछ ऐसे एसोसिएट्स होते थे पुलिस ऑफिसर्स के, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के या सीनियर डिफेंस ऑफिसर्स के, जो कि रॉ में आए, टॉप लीडरशिप तक पहुँचे। रॉ के अंदर आने के बाद में उन्होंने कई सारी गलत चीज़ें भी की, और ये जो फेज़ था वो इस वजह से थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल आप जानना चाहते हैं तो वैसे अगर हमारे एपिसोड्स आप देखते हैं तो आप भली भांति उन नामों को जानते होंगे, जिसमें रविंद्र सिंह एक बहुत ही बड़ी पोजीशन पे थे रॉ के अंदर, और उनको ये देखा गया कि वो स्पाइंग कर रहे थे CIA के लिए, अमेरिका के लिए, हनी ट्रैप हो चुके थे एक तरह से। उनके लिए पैसों की वजह से वो स्पाइंग किया करते थे और भारत की सारी खुफिया जानकारियाँ अमेरिका तक पहुँचाते थे, और इसके बाद में यहाँ से चले भी गए थे। तो रविंद्र सिंह के ऊपर हमारे एक डिटेल एपिसोड है, वो आप जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज़, KV उन्नीकृष्णन, एक और IB के शायद ऑफिसर हुआ करते थे, उनको हनी ट्रैप इस तरह से कट लिया गया था। तो इन सब में एक कॉमन चीज़ सामने आती थी कि ये कहीं ना कहीं किसी के रेफरेंस से इनकी जॉब लगी थी रॉ में। इन्हें किसी ने, कोई आर्मी में किसी के रिलेटिव थे, किसी ने एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन को या एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट को कह दिया था, जिसकी वजह से उनकी जॉब रॉ के अंदर, RAW के अंदर लग गई थी। तो ये चीज़ ज़रूर देखी गई कि एक जो फेस था वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। लेकिन मिड 1980s में जब GC सक्सेना सर जो थे, उनका टेन्योर आया, जब वो 1983 से 86 तक रॉ के चीफ रहे, उनके टेन्योर में सर्विस रूल्स को फॉर्मलाइज किया गया। एक हिराकी जो कि आपने पहले भी CIA के अंदर भी देखी, इस तरह से एक काम किया गया था। एक ऐसे चीफ आए थे CIA के, सेम यही काम GC सक्सेना सर के टेन्योर में भी हुआ। यहाँ पे जो जॉब रिक्वायरमेंट्स थी, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हुआ करते थे, उन्हें क्लियरली डिफाइन किया गया कि हमें इस तरह के लोग चाहिए, इस तरह की उनकी स्किल्स होनी चाहिए। नए रिक्रूट्स जो होंगे उन्हें इसी एक पैमाने पर आंका जाएगा और उसी के बाद उन्हें रिक्रूट किया जाएगा। नए रिक्रूट्स को लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ डेवलप करने के लिए, उनकी फिजिकल टफनिंग के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भेजा गया। लगातार ये चीज़ें चलती आती हैं, बताते हैं कि आज भी लगातार ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये जो चीज़ें थी उस समय पर कहा जाता है कि फिटनेस वाला जो फिजिकल ट्रेनिंग थी, बाद में इसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया था। ये बातें सामने आती हैं। 1985 से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो सेकंड फेज़ था वो शुरू हुआ। पहले 2 साल डायरेक्टली एग्ज़ाम्स और इंटरव्यूज़ के थ्रू, और फिर उसके बाद 1987 से 1992 तक UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको लिया जाता था। ये फेज़ क्वालिटी के लिए बेटर था, अच्छा था, क्योंकि जो नए एंट्रेंट्स आते थे कॉन्फिडेंट भी होते थे, साथ ही साथ उनके अंदर जो एक्सपर्टीज़ है, टाइम के साथ उनकी जो एक्सपर्टीज़ डेवलप करने की एक क्षमता थी वो भी अच्छी होती थी, क्योंकि यूथ था, यंग लोग थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ भी कुछ ना कुछ आगे जाके फेस होने लगी। ये देखा गया कि प्रॉब्लम ये रही कि UPSC के थ्रू आने वाले कैंडिडेट्स में ज़्यादातर ऐसे कैंडिडेट होते थे जो कि ऑल इंडिया
जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है यूपीएससी है, उसमें लो रैंकर्स जिनकी रैंक उतनी नहीं आ पाई है, जिनको आईएएस आईपीएस का कैडर जो है वो मिल जाए, तो उनको बाद में वो ऑप्ट करते थे RAW को, रिसर्च एनालिसिस सर्विसेज को। तो ये चीज़ देखी गई, लेकिन इस समय पर जो रिक्रूट्स थे उनकी क्वालिटी में कभी ये नहीं देखा गया कि बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी के हमें रिक्रूट्स मिल रहे हैं। ये चीज़ें लिखित में है, रिपोर्ट्स में सामने आती हैं। बहुत से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। कभी जब ऑप्ट कर लेते थे बाद में, उसके बाद ज्वाइनिंग आती थी तो वो ज्वाइन नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज ट्रेनिंग या फिर रॉ का जो टफ लाइफ स्टाइल है वो उन्हें पसंद नहीं था। लास्ट फ्यू ईयर्स जो थे उसमें ऐसा सामने आता है कि RAS की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी वो ऑलमोस्ट अब बंद होती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट जो है वो बताती हैं कि अगले कुछ सालों में ये जो कैडर है जो अलग से बनाया गया था वो शायद ना रहे। उसमें जो लोग हैं अब उन्हें अलग तरीके से एंटर करवाया जाता है RAS के थ्रू। शायद ही वो एंटर जो होते थे अब उसको बंद कर दिया जाएगा। एक और स्ट्रेंज मूव देखा गया था RAW के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, जो आपको बता दें, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुए थे एक समय। और इसके अलावा पहले के समय में लोअर रैंक्स के लिए शुरुआत में इन हाउस एग्ज़ाम्स होते थे, बिना स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड SSB या फिर यूपीएससी के रेफरेंस के, बिना ऐसे एग्ज़ाम दिए लोगों के इंटरनली एग्ज़ाम्स करवा दिए जाते थे। तो सिंपली ये सामने आता है जो इस समय पर प्रेजेंट सिनेरियो है कि पहली चीज़ तो रॉ अपने खुद के एग्ज़ाम्स कराता है, इन हाउस एग्ज़ाम्स भी होते हैं, कुछ नोटिफिकेशन मिनिस्ट्रीज़ में दिए जाते हैं, उसके बाद में लोगों को, जो लोग हैं स्पेसिफिक, उनको पता चल जाता है कि ये एग्ज़ाम होने वाला है, जिनको पता चलना ज़रूरी है। तो मेनली अभी तक सीक्रेटिव है जो रॉ का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। इसके अलावा यूपीएससी से लोग लिए जाते हैं, SSB से लोग लिए जाते हैं, ये ओपनली सबके सामने है, लोगों को पता है ये चीज़। और अगर आप ये सब एग्ज़ाम्स देते हैं तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जो आज बताई हैं ये पता होनी ज़रूरी है कि क्या क्या स्किल्स जो हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए। साथ ही साथ बाकी जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज़ हैं दुनिया भर की, उनमें क्या क्या हुआ है आज तक, वो किस तरह से लोगों को रिक्रूट करती हैं, क्या चेंजेस उन्होंने लाए हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी ज़रूरी है। ये बात हुई रॉ की। अब आपको बताएंगे IB के बारे में, इंटेलिजेंस ब्यूरो। IB का रिक्रूटमेंट सिस्टम जो है वो अभी तक डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड रहा है, लेकिन इसमें भी चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं। शुरुआत से ही IB का फोकस जो था वो हाई पोटेंशियल कैंडिडेट्स के ऊपर रहता था, ऑफिसर्स के ऊपर रहता था। ऑफिसर्स के लिए एक स्कीम, एक तरह से EMS स्कीम जिसको कहा जाता है, ईयर मार्किंग स्कीम, ये रखी गई थी, जिसमें IPS के जो टॉपर होते थे, IPS कैडर के जो टॉपर्स होते थे, उनकी स्क्रूटनी की जाती थी। उसके बाद इन ऑफिसर्स को IB में रिक्रूट किया जाता था। इस टाइम ऑफिसर्स को स्पेशल पे दिया जाता था, ये भी बात सामने आती है। फास्ट प्रमोशंस जो थे वो दिए जाते थे। मे बी इस वजह से होता था क्योंकि IB का जो काम था वो जितना एक हार्डकोर काम था उस समय पर, शुरुआत दौर की बात करें जब रॉ नहीं बना था, तो IB के काम की वजह से उस समय पर जो सर्विस थी उसके बारे में सीक्रेट है, उसको रखना ज़रूरी था, अभी भी ज़रूरी है। तो उस समय पर लेकिन हाई पे दिया जाता था, जल्दी प्रमोशन दिया जाता था, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। ये शुरुआती फेज़ की बात है। EMS के थ्रू, ईयर मार्किंग स्कीम जो थी, उसके थ्रू आने वाले ऑफिसर्स को टफ टेस्ट से गुजरना पड़ता था, पर्सनल इंटरव्यूज़ उनके होते थे, और इसके बाद ये देखा जाता था कि ये अपने एप्टीट्यूड में और उनका जो कमिटमेंट है वो कितना टॉप नॉच है, यानी कि एकेडमिक्स उनके किस तरह के हैं, उनमें इंटेलिजेंस उनका कितना है। क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो है तो जाहिर सी बात है कि आप काफ़ी ज़्यादा शार्प होने चाहिए उसके लिए। तो ये चीज़ें देखी जाती है कि एप्टीट्यूड और कमिटमेंट जो है उसको प्रॉपर चेक किया जा सके। जूनियर लेवल पर जो पोस्ट थी, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, यानी ACIO ग्रेड 2, आप में से कई लोगों ने उसका एग्ज़ाम भी दिया होगा। ACIO के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो थी उसको किया जाता था, उसको प्रॉपरली ये नोटिफिकेशन पब्लिक में निकाला जाता था। इसके थ्रू एक स्ट्रिक्ट रिटन एग्जामिनेशन था, एप्टीट्यूड टेस्ट होते थे, और फाइनली उसके बाद आपका IB में सिलेक्शन होता था। ये सिस्टम जो था वो काफ़ी ज़्यादा सही था, क्योंकि इसका एम था स्किल वाले जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको IB के अंदर लाना। लेकिन IB में भी इसके बाद ये अभी देखा जाने लगा है कि डेपुटेशनिस्ट जो हैं वो अब बड़ा रोल उनका रहता है, यानी जितनी भी पोस्टिंग्स निकलती हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पेज पर हो या अलग से कहीं पे पोस्टिंग आती है, उसमें डेपुटेशन के लोगों को बुलाया जाता है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। स्पेशली IPS ऑफिसर्स जो हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है, तो वो जो है उसमें डेपुटेशन पे ही लोगों को लिया जाता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो फ्लो जो है वो अभी तक कंसिस्टेंट नहीं रहा है। जितनी भी फ्रेशर हैं उनको कभी ऑन ऑफ एक सिचुएशन आप समझते हैं, उस तरह से IB के अंदर अभी भी चल रहा है, रॉ के अंदर अभी भी यही चीज़ है। ओवरऑल IB का जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, लेकिन डेपुटेशन पर आने वाले लोग या फिर इरेगुलर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है उसको यहाँ पे अभी भी देखा जा सकता है। तो गाइज ओवरऑल एनालिसिस हम करेंगे
देखेंगे कि आखिर ये सारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनकी रिक्रूटमेंट है उसमें निष्कर्ष निकल के सामने क्या आता है। देखिए, ओवरऑल एनालिसिस ये है कि इंटेलिजेंस रिक्रूटमेंट के सीन को दुनिया भर में इस टाइम पे अगर आप देखें तो ये लगातार इवॉल्व होता नज़र आता है। जितनी अलग अलग एजेंसीज़ हैं दुनिया की, मोसाड, CIA, MI5, MI6, GCHQ, ये सभी अपने पूरे इंटेलिजेंस सिनेरियो को, अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इवॉल्व कर रही हैं, टाइम के साथ चेंज करती आ रही हैं। लेकिन कोर प्रिंसिपल्स अभी वही हैं सभी के, कि स्पेशलाइज जो स्किल्स हैं जिसमें लैंग्वेजेस आनी चाहिए, कल्चरल नॉलेज आपको आपकी कंट्री की जो टारगेट कंट्रीज़ हैं उनकी होनी चाहिए, टेक एक्सपर्टीज़ आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि इस समय जहाँ हम जी रहे हैं टेक्नोलॉजी इज़ अ किंग। तो इस वजह से आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप टेक एक्सपर्टीज़ आपकी बहुत ही हाई हो। और जो एक मेन चीज़ है जो कि परमानेंट है और वो होनी चाहिए, वो है लाइफ लॉन्ग पैशन। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक शॉर्ट टर्म हायर्स की तरह रह जाएं, आप जस्ट जाना चाहते हैं अपने नाम के लिए या किसी और काम के लिए। लॉन्ग टर्म आपको लाइफ लॉन्ग एक पैशन जो है वो यहाँ पे दिखाना होगा, सीक्रेसी और डेडिकेशन जो है वो मेंटेन करके रखनी होगी। तो ये थी आज की पूरी एक तरह से केस स्टडी कहा जाए, इसका आप स्टोरी नहीं कह सकते, ये एक तरह से केस स्टडी है जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे कैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया भर की काम करती हैं, किस तरह से CIA, MI5, MI6, GCHQ, रॉ, IB, मोसाड ये काम करती हैं, कैसे काम करती हुई आई हैं शुरुआत से, इस समय पर किस तरह से लोगों को हायर करती हैं। और अब यहाँ पर एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल, जो कि आप सबसे हम पूछना चाहते हैं। आपने बाकी सारी एजेंसीज़ को देखा, सभी ने अपने जो वैकेंसीज़ हैं उनको ऑनलाइन डालना शुरू कर दिया है। कई लोगों ने तो, जब डिजिटल मीडिया नहीं था, वेबसाइट्स नहीं थी, तब न्यूज़पेपर्स और मैगजीन में भी डाला है CIA ने। आपकी राय क्या है, आपका व्यू पॉइंट क्योंकि बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या CIA की तरह, मोसाड की, MI5 की तरह भारत को भी, रॉ को या IB को, रॉ को स्पेसिफिकली अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनकी वैकेंसीज़ जो हैं उनको पब्लिकली सोशल मीडिया पर या फिर वेबसाइट्स पर डालना चाहिए, न्यूज़पेपर्स में डालना चाहिए, जिससे कि लोग, जो भारत के ऐसे लोग जो सर्व करना चाहते हैं देश को। देखिए, इंडियन आर्मी में सर्व करने के लिए आपको पता है क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, आपको किस तरह से आर्मी में भर्ती होना है। रॉ के लिए आपको नहीं पता है, लेकिन मन बहुत है, चाह बहुत है। तो क्या ऐसा करना चाहिए रॉ को? इसके मेरिट्स क्या होंगे और डीमेरिट्स क्या होंगे, ये दोनों चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। और आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, इस बार बहुत ज़्यादा वेट रहेगा, तो बताइएगा ज़रूर। टेलीग्राम पर एक चैनल है हमारा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आइए, वहाँ पे हम बातचीत करेंगे। और अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।